आप सभी का स्वागत है द लर्निंग माइंडसेट में। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। इसमें हम एक एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे। कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूट जाए। पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन की गई है, सारे पॉइंट्स को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है ताकि हिस्ट्री का जो लेंथी पेपर होता है उसको उसमें आपको लिखने के लिए पॉइंट्स मिले। यदि आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होगा तभी तो आप पेपर में लिख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको 100% इफेक्टिव लगेगी ये वीडियो। जेम्स प्रिंसेप, आखिर कौन थे जेम्स प्रिंसेप? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ये दो लिपियाँ थी जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। इसका अर्थ निकाला गया था जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों व सिक्कों का पता चला। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला जिनसे क्या राजा अशोक के अभिलेख और सिक्कों का पता चला। इससे क्या पता चलता है कि जो राजा अशोक के जो भी अभिलेख थे, सिक्के थे, वो किस लिपि में थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। जिसका अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में। कितना क्लियर? अशोक जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की और कलिंग में हुई युद्धपात के कारण उनके दिल को काफ़ी ठेस पहुंचा और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म का प्रचार किया जिसमें कुछ नियम निर्धारित किए गए प्रजा के लिए कि एक आदर्श जीवन प्रजा का कैसा होना चाहिए। तो अब देखते हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो 1830 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया उनसे किन बातों का पता चलता है। पहला क्या बात पता चली कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगे वाले राजा का नाम लिखा था। यानी कहने का मतलब कि एक अशोक का एक रूप परिवर्तन या रूप वर्णन किया गया है इसमें कि जो अशोक थे वो बहुत ही मनोहर मुखाकृति वाले थे, यानी देखने में बहुत प्रिय थे, देखने में जो कि बिल्कुल सुंदर थे। और प्रियदर्शी इसी का मीनिंग है कि देखने में जो मनोहर मुखाकृति थी। ठीक है। और कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, कि जिसमें बिल्कुल जो जीवन शैली थी वो एकदम परिवर्तित हो गई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ इसके पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप ध्यान से देखिए, हर पॉइंट समझ में आएगा। इस काल में प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं था, कांसे का प्रयोग था। अब क्या हुआ? लोहे का प्रयोग होने लगा। सिक्के के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है कि अब सभ्यता और भी विकसित होने लगी। कुछ जनपद बनने लगे, कुछ राज्य बनने लगे, कुछ नए नए नगर विकसित होने लगे, लोहे का प्रयोग हो गया, कांसे से सिक्के बनने लगे, ऐसे नगर व्यवस्था चलने लगी। तो मतलब पटरी ऐसे ऐसे करके पटरी अपनी लाइन पे आ रही थी लोगों की। बौद्ध व जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ कि इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। राजा अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग में हुई उत्पात के कारण उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी और फिर उसी उन्होंने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और धाम महाते जैसे विशेष अधिकारी वक्त को नियुक्त किया गया। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, धर्म क्या होता है, धर्म के क्या सिद्धांत थे, इसके प्रचार के लिए अशोक ने क्या किया इत्यादि। तीसरा पॉइंट क्या था कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब बौद्ध और जैन धर्म आया, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपिटक। और जैनियों का अपना एक ग्रंथ है। ठीक है। तो उन्होंने अपने क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। उनमें क्या लिखा है इन्होंने? 16 महाजनपद नाम से 16 राज्यों को उल्लेख मिलता है। महाजनपद क्या होते हैं? जनपद एक्चुअली में क्या होता है कि जनपद, जन होता है लोग, जन का अर्थ क्या होता है? लोग, और पद मतलब पैर, कि जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना पैर रखते हैं यानी एकत्रित हो जाते हैं, वो एरिया क्या कहलाता है? जनपद। ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे लोग कस्बे के रूप में या स्थायी रूप से वहाँ पर निवास करने लग जाएं, वो एरिया कहलाएगा जनपद। तो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में 16 राज्यों को उल्लेख मिलता है जनपद के नाम से। वो 16 कौन कौन से जनपद थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ठीक है। तो ये देखिए, ये मेन जनपद मैंने लिख दिए गए हैं।
16 राज्यों को आपको आगे बता दिए जाएंगे, लेकिन अभी इत्यादि आप याद रखिए मेन कि वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये क्या थे? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये प्रतिनिधि जनखंड थे, जो कि प्रतिनिधि थे, मेन बड़े बड़े जनपद थे। अब बात कर लेते हैं महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण, कि महाजनपद हम किस एरिया को जनपद कहें, उनके क्या लक्षण थे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एरिया जनपद है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसके लक्षण क्या है, उसे जो खांसी जुकाम आते हैं, ऐसे ही किसी एरिया को देख के हम कैसे बोलेंगे, उसके क्या लक्षण रहेंगे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो जनपद है। तो पहला जो लक्षण था वो क्या था, कि अधिकांश जनपदों का राजा का शासन था। ठीक है। और गण और संघ नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था, यानी प्रत्येक व्यक्ति राजा था, क्योंकि वहाँ समूह शासन होता था गण और संघ नाम के राज्यों में। और अधिकांश में क्या होता था, राजा का शासन होता था। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक जनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था ताकि सुरक्षा की जा सके शत्रुओं से। अब किलेबंद राजधानी है तो उसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए और नौकरशाही चाहिए। यानी राजा तो शासन है, अब राजा के नीचे नौकर चाहिए ना, मंत्री चाहिए काम करने के लिए, वो नौकरशाही चाहिए। और उसके रख रखाव के लिए, टूट फूट के लिए, ठीक है। और सेना चाहिए, लड़ाई हो जाए अगर किसी राजा की पड़ोसी राज्य से तो सेना भी तो चाहिए लड़ने के लिए। चौथा लक्षण क्या था उसका, कि शासकों को काम क्या है, राजाओं को काम क्या था, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों, जो कि शिल्पों को काम करते हैं, पत्थर पे नक्काशी वगैरह का काम करते हैं, जो भी पत्थर से रिलेटेड काम होता है, स्टोन्स वगैरह से, वो शिल्प के अंतर आता है। तो किस शासक का काम क्या था, किसानों, व्यापारियों और शिल्पों से कर लेना या भेंट वसूलना था। पांचवा पॉइंट क्या है, कि एक और वैध उपाय क्या था उनके लिए, राजाओं के लिए, धन का इकट्ठा करने के लिए, कि जो पड़ोसी राज्य है ना उस पर आक्रमण कर दो, हमला बोल दो, उसे लूट लो, उसका जो धन है वो इकट्ठा कर लो। इस तरह धन इकट्ठा करते थे राजा। छठा पॉइंट है कि स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र रखने लगे कुछ राजा, फिर ऐसे ही देखते देखते, क्योंकि जितनी बड़ी रियासत बढ़ती जाएगी तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, उतने ही सेना चाहिए ज़्यादा, उतने ही फिर मंत्री बढ़ेंगे, तो ऐसे स्थायी मंत्री रखने लगे। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि पेपर में आती हैं। पहली है अभिलेख, कि अभिलेख क्या होते हैं। ठीक है। दूसरी है जनपद क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, जो कि पत्थर वगैरह पे जो अंकुरित होते हैं ना, जो संदेश लिखते हैं, जैसे कि हम चिट्ठी पे लिखते हैं, ऐसे उस समय में जो अभिलेख पे लिखा करते थे। तो एक तरह से स्थायी प्रमाण होगा जिसको कई सालों तक हम प्रमाण को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सुरक्षित रहेंगे कई सालों तक। दूसरा कि इस पर कुछ संदेश अंकुरित होते थे जनता प्रजा के लिए राजा द्वारा। ठीक है। और कई सारे ऐसे इसकी विशेषता निकलती है अभिलेखों की, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी होगी, एक अभिलेख, दूसरा जनपद आखिर क्या होते हैं, पेपर में अक्सर आते हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि मगध जनपद आखिर क्या था। कई सारे जनपद थे ना, वज्र, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, उन्हीं में से एक क्या है, मगध। तो मगध आखिर क्या क्या था जनपद, उसकी क्या विशेषता थी। तो छठी से चौथी शताब्दी से पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद बनकर उभर कर सामने आया। तो उसके क्या कारण थे, 100% पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला कारण क्या था, इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आपको ऐसे पॉइंट्स बता दिए जाएं जो कि आप पेपर में लिख सकें, आपके मतलब काम आए। तो पहला पॉइंट क्या है, कि मगध में भूमि उपजाऊ थी, जिसके कारण क्या होता, खेती भी अच्छी होती थी। ठीक है। दूसरा, लोहे की खदानें थी। ठीक है। कहाँ पर थी, झारखंड में। जिससे क्या होगा, लोहे की खदान सर में थोड़ी ना मारेंगे, हथियार उपकरण ये बनाना आसान हो गया, क्योंकि हथियार बनते ना लोहे से। तीसरा कारण क्या था, कि जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो कि सेना का महत्वपूर्ण अंग थे, क्योंकि जिस सेना में ज़्यादा हाथी और घोड़े या अश्व होंगे ना, या फिर कुछ ऐसे होंगे कि खतरनाक हथियार हों, तो वो उसकी जीतने की संभावना उतनी बनी रहती है। अब जैसे कि माना जाता है कि अशोक की जो सेना थी वो बहुत ही विराट थी, उसमें 700 से ज़्यादा तो हाथी थे। चौथा पॉइंट क्या है, कि गंगा और इसकी उपनदियों से आगमन का रास्ता सुलभ था, कि जो व्यापार होता था वो कि नदी के मार्ग से होता था,
जितने भी व्यापारी आते थे वो नदी से ही मसाले वगैरह ले आते थे, और जितना भी आयात निर्यात होता था वो नदी के मार्ग से होता था। और लोगों के लिए परिवहन, निजी परिवहन के लिए भी नदी का मार्ग बहुत ही आसान था आने जाने के लिए। पांचवा पॉइंट क्या है कि राजधानी राजगिरी के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जो कि शत्रुओं से रक्षा करती थी। ठीक है, मगध जनपद की जो राजधानी थी राजगिरी, पहले थी राजगिरी, फिर बाद में बदल के जो पटना हो गई। उसकी जो क्या थी, चारों ओर थी वो दीवारों से घिरी गई थी, पहाड़ियों के द्वारा, यानी नेचुरल रूप से प्रोटेक्टेड थी वो। अब यदि देखिए अगर कोई वैसी दीवार बनाई जाती है कृत्रिम रूप से मानव द्वारा, तो उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो पहली पहाड़ से जो सुरक्षित है, जो नेचर ने उसे खुद संरक्षण प्रदान कर रखा है, अब पूरा पहाड़ थोड़ी ना तोड़ सकती कोई सेना। तो इसी हमारी ये विशेषता थी उसकी। छठा पॉइंट क्या है कि बिंबिसार, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो राजा थे वहाँ के वो भी बहुत ही अच्छे थे, जिनकी नीतियों ने उसको सफलता प्रदान की मगध जनपद को। कौन कौन से राजा थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा और उनके मंत्रियों की नीतियों के कारण दृढ़ता आई मगध जनपद के अंतर्गत। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो मिल सके और उन्हें भी इफेक्टिव लगे। और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहे।